नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस के 100 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे आज हम। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। जहाँ समझाने के आएंगे फिजिक्स के क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के ये। तो इसमें चलते अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो इसका ऑप्शन है आपका द्रव्यमान जो है वो किसका माप है, जड़त्व का माप है। जो क्वेश्चन समझाने लायक वो समझाऊंगा मैं आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा आपको कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा जो होती है उसको हम किस में मापते हैं, कैलोरी के अंदर मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखो ये समझने लायक क्वेश्चन है। संवेग जो होता है आपका, संवेग होता है आपका P बराबर mv, ये होता है। अब P तो होता है आपका संवेग और m होता है आपका द्रव्यमान। अब देखो पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात। तो संवेग का मतलब P और वेग का मतलब नीचे आएगा आपका v, तो बराबर क्या आएगा आपका m। तो अब देखो m को क्या बोलते हैं अपन, द्रव्यमान। तो इसका ऑप्शन में क्या आएगा आपका जो द्रव्यमान। तो ऑप्शन में द्रव्यमान कौन सा दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से मैं समझाते हुए भी चलूँगा आपको साथ साथ में। समझ में आ गया होगा आपका कि P बराबर होता है आपका mv। तो देखो P बराबर mv होता है तो आपको क्या चाहिए इधर, संवेग और वेग का अनुपात। तो संवेग क्या था अपना P और अपना वेग क्या था नीचे v। तो इसके अगर अपन v को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बचेगा m, और m क्या होता है आपका द्रव्यमान। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपको कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया गया। तो देखो ये आपका जो न्यूटन है, उस न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम, कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है और गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है। तो ये कौन सा नियम है आपका, न्यूटन का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपको समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो ये आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। क्वेश्चन क्या है इसमें, 1/10 भाग रहता है। आप पानी जो होता है उस पानी के अंदर भी बर्फ़ डालो, उसका क्या है 1/10 भाग ही क्या रहेगा, उसमें डूबेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा आपको कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो दलदली सड़कें जो होती है वहाँ पर क्या होता है, घर्षण की कमी रहती है। तो घर्षण की कमी की वजह से अपन क्या करते हैं, फिसल जाते हैं वहाँ पे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो प्रकाश वोल्टेज सेल का उपयोग करने के लिए, सौर ऊर्जा का रूपांतरण के लिए किसका उपयोग लेते हैं अपन, प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, ए हो गया इसमें। क्वेश्चन दे रखा आपको 8 स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो ये आपका पास्कल के नियम के ऊपर आधारित होता है। इन क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपको जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो क्रीम जो अलग होती है वो अपकेंद्रीय बल के कारण होती है, कि अपकेंद्रीय बल लगता है वहाँ पे। इस वजह से क्या होता है, दूध अलग निकल जाता है, उसमें से छाछ और क्रीम वगैरह अलग हो जाती है उसमें से। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं नीचे कि जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन जो होता है वो रेखीय समय के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा आपको कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। तो इसका ऑप्शन देखो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा 1/5, 1/4, 1/6 और 1/8। तो इसका आंसर आएगा आपका 1/6 भाग। ये क्या करता है, पृथ्वी और चंद्रमा का रिलेशन होता है 1/6 का। क्वेश्चन नंबर दे रखा आपको 12 किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 36,000 किलोमीटर की क्या होती है इसमें ऊंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर दे रखा आपको 13 वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है, वर्षा की बूंद गोल हो जाती है जब ऊपर से नीचे गिरती है।
और क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है वो ग्रीस से संबंधित थे। कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी है, ग्रीस। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अभी मैं और समझाऊंगा, जहाँ समझाने वाले क्वेश्चन आएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखो कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज मान लो ये आपकी गिलास है, इस गिलास में यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है, इसमें अगर बर्फ़ के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े इस प्रकार से अपने डाल रखे हैं, तो बर्फ़ के टुकड़े हमने डाल रखे तो उन्होंने अपना एक स्थान तो घेर ही रखा है, स्थान घेर रखा, तो ये पिघल के वापस उसी स्थान में क्या है, एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें आएगा कि उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी। फिर देखो क्वेश्चन है आपका कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन करने वाले थे अपने न्यूटन। एक दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो पृथ्वी का गुरुत्व बल का जो एग्जिट मान पूछ रहा था, एग्जिट मान होता है आपका 9.8 न्यूटन। एन का मतलब है यहाँ पे न्यूटन। इसको अपना ना जैसे कई जगह ना लगभग में लिखते हैं अपन 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन लिखते हैं, लेकिन क्या है एग्जिट मान कितना होता है इसका? 9.8 न्यूटन। ये आपको याद रखना है, 9.8 न्यूटन। एक दे रखा आपको कि एक क्वेश्चन नंबर 8 कि एक हॉर्स पावर जो HP कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर के अंदर होता है आपका 746 वाट। ये ऑप्शन नंबर इधर सी दिखेगा या डी के अंदर मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, ऑप्शन 746 वाट होता है। तो एक क्वेश्चन नंबर आप देख लो 18 के अंदर क्या बताया मैंने? 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा आपको कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने बताया था ये। और कई बार ये एग्जाम के अंदर रीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने बताया? ये ब्रह्मगुप्त ने बताया। ये 8वीं क्लास की NCERT की बुक में मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? अब देखो ऊष्मा का यूनिट पूछ रहा है कि ऊष्मा का यूनिट मतलब मात्रक। तो ऊष्मा का जो मात्रक है वो होता है आपका क्या? जूल। मतलब जहाँ ऊर्जा और ऊष्मा नाम है वहाँ पे मात्रक क्या होता है उसका? जूल होता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है ये जूल। जूल कौन सा मात्रक है इसका? SI मात्रक है। तो SI मात्रक पूछे तब तो क्या लिखोगे आप? जूल। जबकि अगर कई जगह व्यवहारिक मात्रक पूछ ले तो व्यवहारिक मात्रक जो है वो होता है इसका ऊष्मा का कैलोरी। कि व्यवहारिक मात्रक तो होता है इसका कैलोरी और SI मात्रक होता है इसका जूल। ये ऑप्शन के अनुसार आपको हल करना है। अब दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 21 कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही माप होता है? तो ये होता है आपका -40 डिग्री। ये आपको डायरेक्ट याद रखना। अभी इसके मैं और आगे क्वेश्चन समझाऊंगा बहुत ज़्यादा। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना है कि एक मनुष्य का तापक्रम, देखो ये आपको समझना है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको हल करके बता रहा हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत कई बार हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है बार, तो इसको आप याद रखोगे। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, जो रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट के अंदर और सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है? ये होता है आपका F-32/180 बराबर होता है ये C/100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये नोट कर लेना अगर कोई पेन वगैरह ले रखा तो। बाकी आपको क्वेश्चन लिखने नहीं, ये PDF मिल जाएगी आपको PDF में, वहाँ से आप क्वेश्चन को लिख लेना। ये रिलेशन आप याद रखोगे। अब इस रिलेशन में आप क्या करोगे कि ये जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आपका इस C का मान है। तो C की जगह आप क्या रख दोगे? 60 रख दोगे। तो सपोज मान लो मैं यहाँ पे C की जगह अगर मैंने 60 रख दिया तो देखो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 2 से कटेगा ये 3 बार और 2 से कटेगा ये आपका 5 बार। 5 से इधर काटोगे आप तो कितने? 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 संग 30। अब 36 को अगर आप 3 से गुणा करोगे कितना आएगा आपका? 108। फिर ये 32 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 108 इसमें कितना जोड़ दोगे आप? 32। तो 108 और 32 कितना हो गया?
140। तो देखो 140 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 140। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करोगे। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको 23। किसी झील की सतह का पानी, एक मिनट, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो झील के अंदर जो पानी होता है उसमें तापमान उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसी वजह से जैसे ये झील होती है, इस झील के अंदर है ना, जैसे अपन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, तो आप देखते हो कई झीलें हैं वो बर्फ़ जम जाती है, वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, फिर भी उसके अंदर जैसे ये मछलियाँ वगैरह वो क्या करती है, जिंदा रहती है। कहीं जो जलीय जीव है वो जिंदा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे चले जाते हैं, जो गहराई में चले जाते हैं। तो गहराई में जाने के बाद में वहाँ पे क्या है, बर्फ़ तो केवल ऊपर ऊपर रहती है, तो नीचे वो क्या करते हैं, आराम से जीवित रह जाते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर आपका? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका आंसर आ जाएगा। अब आता आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है आपका ऑप्शन नंबर देखो बी के अंदर पारा। पारा क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अब देगा क्वेश्चन नंबर 25 कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संप्रेषण का मतलब होता है कि जब कोई भी वस्तु होती है ना, मतलब अणु एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं, वो संवहन के अंदर जाते हैं। किस में जाते हैं? संवहन। संवहन के अंदर जैसे पानी का बर्तन है, इसमें पानी भर रखा, अब इसको आप गर्म करते हो तो देखना एक नीचे से है ना, वो बूंद उठ के ऊपर जाएगी, ऊपर वाले नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा ऐसे पानी। तो अणु एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं आपके, तो अणु एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो होता है आपका संवहन। चालन जो होता है, इस चालन के अंदर क्या होता है, कंपन करके, मतलब ठोस वस्तुएं जो होती है उसमें कंपन के द्वारा, जैसे आप एक सिरे को गर्म करते हो तो वो पूरा सिरा गर्म हो जाता है, तो वो चालन होता है। इनके बारे में मैं भी पूरा ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा आपको कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो ज्वाला है वो किससे उत्पन्न होती है? आपकी भाप के द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो क्या करता है? आपका ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है, ये याद रखोगे आप डायरेक्ट। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट दे रखा आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये हो गया आपका, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा धारिता होती है आपकी जल की। जल जो होता है वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा को धारण करने की क्षमता रखता है। फिर चलते अपन क्वेश्चन नंबर 30 और 31 के अंदर कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 से मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप डी के अंदर आया हुआ, रेलवे के ग्रुप डी में पूछा था। तो ये आप याद रखोगे, वाष्पीकरण के कारण मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें क्या है, जल ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो आप कि शिकार पर भक्ष्यों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो वो क्या करते हैं, प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। प्रतिध्वनि का निर्धारण का मतलब होता है जैसे कोई इधर ये चमगादड़ जैसे चलता है तो ये क्या करता है, ये प्रतिध्वनि भेजता है, तो इधर से टकरा के वापस क्या वो उसको सुनता है। जैसे यहाँ पे कोई उसका शिकार है तो यहाँ से प्रतिध्वनि भेजेगा, फिर यहाँ से टकरा के प्रतिध्वनि वापस वो सुनेगा। ऐसे दिखता नहीं, इनको ऐसे शिकार करते हैं। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि का निर्धारण मतलब जो अपना शिकार है उससे ध्वनि वापस टकरा के उसकी तरफ जाएगी, उसको पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहती है? तो सबसे अधिकतम ध्वनि रहती है आपकी लोहे के अंदर 20 डिग्री टेम्परेचर पे, याद रखना डायरेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो ध्रुवण जो होता है वो ध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न नहीं होता। बाकी आपका परावर्तन, विवर्तन और अपवर्तन ये सब भी क्या होता है, ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित होते हैं। ध्रुवण नहीं होता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, रीट में। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। की क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो ध्वनि तरंगे जो है वो परावर्तन के कारण क्या करती है, प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। परावर्तन का मतलब होता है जैसे इधर से कोई वस्तु जाएगी तो वो क्या करती है, वापस लौट के आ जाती है, तभी तो ध्वनि सुनाई देती है। अगर इधर से निकलेगी और बाहर निकल जाएगी तो फिर प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देगी, ध्वनि आगे चल जाती है। तो ये आप कैसे याद रखोगे, परावर्तन की वजह से क्या करता है, वापस आ जाती है इधर। क्वेश्चन नंबर देखो 36 की पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो ऐसा होता है आपका डॉपलर प्रभाव के कारण। ये 11th क्लास में फिजिक्स के अंदर वहाँ पे पूछा जाता है। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जैसे आप जैसे सपोज मान लो यहाँ पे दीवार है, अब इस दीवार की तरफ अगर यहाँ से वो चलता रहा है ऐसे, अब यहाँ से जैसे वो बोल रहा है, यहाँ से बोलता बोलता वो इस प्रकार से चलेगा। जैसे जैसे इस दीवार के पास में आएगा ध्वनि यहाँ पे एकत्रित होती जाएगी, इस दीवार के पास में ध्वनि क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। ऐसा ही रेलगाड़ी आती तब होता है, जब दूर रहती है तब अपने को आवाज़ दूर दिखाई देती है, और जैसे जैसे नज़दीक आती है तो अपने को आवाज़ क्या बिल्कुल अलग तरीके से सुनाई देती है। तो ये होता है आपका किसके, डॉपलर प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 37 देखो कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो ये आपका पहले आ चुका क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा, लोहा आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो आप, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो प्रकाश का जो विद्युत चुम्बकीय स्वरूप है उसकी खोज करने वाला था आपका मैक्सवेल। ये आप डायरेक्ट याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर दे रखा आपको 39, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है, ये भी आप डायरेक्ट याद रखोगे। पानी में डूबी हुई एक छड़ी है, वो किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत देती है। तो ये प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण क्या देती है, मतलब जैसे कि कोई भी इस प्रकार से पानी का जैसे ना सिक्का है, वो सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या अगर अपन छड़ी डालते हैं तो वो क्या है, मुड़ी हुई दिखाई देना। ये सभी जो घटनाएं होती है वो किसके कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है घटनाएं सभी। और क्वेश्चन नंबर देखो आगे चलते हैं अपन 41 के अंदर, एक तालाब के एक तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। ये मैंने भी आपको बता दिया, प्रकाश के अपवर्तन मतलब पत्थर हो चाहे सिक्का हो, जो भी है वो एक ही, इसमें कोई अलग नहीं है क्वेश्चन। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण लाल रंग जो होता है वो आकाश में प्रकीर्णन की वजह से लाल रंग दिखाई देता है, ये भी आप डायरेक्ट याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर देखो 44, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जो एक तो होता है आपका पार्श्व दर्पण और एक होती है आपकी हेडलाइट। क्या होती है, हेडलाइट। अब इसको याद कैसे रखोगे, एक में होता उत्तल और एक में होता आपका अवतल। तो देखो उत्तल और अवतल में क्या याद रखना आपको कि छोटे में छोटा नाम याद रखो और बड़े में बड़ा नाम याद रखो, कि उत्तल और अवतल। तो कौन से में उत्तल होगा कौन से में अवतल होगा ये भूलोगे नहीं आप। देखो पार्श्व छोटा नाम, छोटे में छोटा नाम, बड़े में बड़ा नाम। हेडलाइट में ज़्यादा अक्षर, इसमें भी ज़्यादा है, तो छोटे में छोटा नाम, बड़े में बड़ा नाम। तो हेडलाइट में कौन सा आएगा, अब आप देख के बताओ। यहाँ से अवतल दर्पण आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये पूछ रहा साइड के ट्रैफिक को, पिछली साइड के ट्रैफिक को, पिछली साइड का मतलब पार्श्व, तो पार्श्व के लिए कौन सा आएगा आपका उत्तल। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा आपका आंसर उत्तल, पार्श्व। और पीछे अगर हेडलाइट का पूछता है यहाँ पे तो कौन सा आ जाता आपका अवतल आ जाता। देखो क्वेश्चन नंबर 45, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के, तो पिछले के यातायात को देखने के लिए जो भी क्वेश्चन नंबर 44 इसमें पार्श्व का मतलब पीछे, तो पीछे में इसमें भी क्या आएगा आपका उत्तल दर्पण। हेडलाइट का मतलब आगे लगे रहता, उसमें आता आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते अपन। 46वां जो क्वेश्चन है ये मैं आपको भी समझाऊंगा कि इसमें कैसे हल करना है। कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर
आनत है के बीच खड़ा हो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। देखो एक व्यक्ति दो समतल दर्पण है तो वो 60 डिग्री कोण पे है ना। तो इसके लिए आपको क्या याद करना है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना आपको, n बराबर 360 बटा थीटा, और थीटा का मतलब होता है आपका कोण। तो कोण कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो आप 60। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कितनी बार कटा है 6 बार, तो यहाँ पे आ गया 6। अब इस n का मान अगर सम होता है, क्या होता है सम आ जाए, तब क्या करना आपको 6 में से 1 घटाना, मतलब सम में से 1 घटाना, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। तो यहाँ पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उसमें 5 प्रतिबिंब बनेंगे। और इस n का मान अगर विषम आए तब आपको कुछ भी नहीं घटाना है। सम का मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर 5। तो देखो ऑप्शन में क्या आएगा, सी ऑप्शन आ गया आपका 5। इस प्रकार से याद रखोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है। तो यह है आपके प्रकाश समांतर किरणपुंज। क्वेश्चन नंबर देखो 48, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो दिन और रात के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक जो है वो लाल और हरा रंग होता है, ये आप डायरेक्ट याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर दे रखा आपको 49, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे के अंदर जो लेंस काम में लेते हैं हम, वो लेंस लेते हैं अपन उत्तल लेंस को हमेशा काम में लेते हैं कैमरे के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखो 50, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो नेत्रदान जब करता है तब पूरे आंख को जो है नेत्र है उसको अपन दान नहीं करते, उसके अंदर केवल जो कॉर्निया का भाग होता है इसको अपन क्या करते हैं दाता को देते, पूरा नहीं देते अपन। क्वेश्चन नंबर देखो 51, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस रोग से दृष्टिगत है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे मायोपिया की, मतलब ये आपको मैं बताऊंगा लेकिन अभी बड़ा हो जाएगा, इसको कैसे समझते थोड़ा सा, ये बड़ा मैटर है इसमें। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है। तो एक तो ऑप्शन दे रखा प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग और विद्युत तरंग, तो इसमें आएगा आपका प्रकाश तरंग। अब क्वेश्चन चलते अपन 53 के ऊपर कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लेते हैं। देखो यहाँ पे भी आप याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो होता है आपका निकट दृष्टि दोष और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। एक में आता उत्तल और एक में आता अवतल। तो एक उत्तल किस में आएगा और अवतल किस में आएगा, इसमें आप याद रखोगे सेम अभी मैंने ऊपर बताया वैसे कि छोटे में छोटा नाम और बड़े में बड़ा नाम। तो देखो निकट में 3 है तो इसमें बड़ा में बड़ा नाम और छोटे में छोटा नाम, ऐसे याद रखोगे। तो अब देखो पूछ कर आइए, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा याद रखना। इसके बाद में अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है मैंने क्या बताया कि छोटे में छोटा, तो छोटे में कौन सा था, दूर में उत्तल और निकट में अवतल। तो अवतल जो होता है उसको बोलते हैं नतोदर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नतोदर, जिसको बोलते हैं कॉनकेव, मतलब ये आपको इंग्लिश में भी आता है। तो इसके 4-5 नाम, नतोदर जो है अवतल को बोलते हैं, तो ऐसे याद रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी, दोपहर में सबसे छोटी जो 21 जून होता है सबसे छोटा दिन होता है। तो ये देख लो आप 21 जून को। क्वेश्चन नंबर देखो 55, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो अबिंदुकता के लिए सिलेंडरी लेंस या जिसको अपन बोलते हैं बेलनाकार लेंस, ये याद रखोगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर दे रखा 56 कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, सबसे अच्छा जो है सर्वोच्च जो है विद्युत का चालक। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा होता है आपका, चांदी होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे। चलते क्वेश्चन 57 के अंदर कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होता है आपका अर्ग के अंदर, बाकी जो है ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं, केल्विन कंडेला मोल इलेक्ट्रिक में नहीं आते। कौन सा आता अर्ग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा आपको ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम का नियम जो है परिभाषित करता है, तो ओम का नियम क्या होता है आपका V बराबर IR। तो R बराबर क्या होता है ओम का नियम, R बराबर V बटा I, यही होता है। तो किस किस को विभाजित करा, देखो इसमें आएगा एक तो आपकी धारा, I तो क्या होती है आपकी धारा, और V क्या होता है आपका वोल्टता। तो V होती है आपकी
वोल्ट था। तो किस किस में संबंध स्थापित कर रहा है, ये धारा और वोल्ट था। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, धारा और वोल्ट था का ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है आपका टंगस्टन का। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, अपन 60 नंबर क्वेश्चन है कि तड़ित चालक का जो आविष्कार है वो किसने किया। तो तड़ित चालक का आविष्कार करने वाला था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये भी आप डायरेक्ट याद रखोगे। क्वेश्चन दे रखा आपको, सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। तो इसमें होता है आपका 6500 के अंकित होता है। वहाँ पे देखना आप कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो एकीकृत जो परिपथ होता है उसमें अर्धचालक चिप है वो बनी होती है आपकी सिलिकॉन की। इसको भी आप डायरेक्ट याद रखोगे। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। ये क्या बोल रहा है कि यदि किसी परारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उस पदार्थ को कहते हैं अपन अर्धचालक पदार्थ। कौन सा पदार्थ कहते हैं उसको, अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर आता है आपका, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो प्रकृति में अनुचुंबकीय क्या है आपका, ऑक्सीजन। बाकी लोहा है चुंबकीय है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी क्या है चुंबकीय। अनुचुंबकीय कौन सा आपका, ऑक्सीजन है। जहाँ समझाने वाला आएगा वहाँ समझाऊंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका दक्षिण से उत्तर। ये भी आप डायरेक्ट याद रखोगे। अब देखो दक्षिण से क्या होता है, हमेशा उत्तर की तरफ क्या होती है पृथ्वी, इसी प्रकार से रहती है हमेशा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 67, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसमें 3 चीज़ें कि जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पूछ क्या रहा आपको द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है आपकी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का योग क्या होती है आपकी द्रव्यमान संख्या। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग नहीं करना है। तो प्रोटॉन की संख्या आपके पास में 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो टोटल कितना आएगा आपका 4। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे नहीं कि इन तीनों को जोड़ दो आप और 6 कर दो, 6 क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर दे रखा आपको 68 कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो जिसमें ना प्रोटॉन की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं आपके समस्थानिक। तो समस्थानिक का कौन सा ऑप्शन आपका डी। तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 69 कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण करने के लिए जर्कोनियम सबसे इम्पोर्टेंट अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आप, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। ये किया जाता है आपका यूरेनियम विधि के द्वारा, जबकि अपन कार्बन डेटिंग विधि कर देते हैं, सबसे गलत कर देते। देखते हैं क्वेश्चन को, क्या आएगा आपका यूरेनियम विधि। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा 71 कि कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका एक्स किरणों के लिए काम में लेते हैं कूलिज नलिका को। चलते अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में क्या प्रयोग होता है आपका, जर्मेनियम का प्रयोग होता है। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। चलते क्वेश्चन नंबर 73 में, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु काम में लेते हैं अपन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए आएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी, है ना। तो ये क्या था आपका, राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने किया था।
मेडिकल डॉक्टर्स या व्यवसायी द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो स्टेथोस्कोप जो गले में लगा के रखते हैं डॉक्टर वगैरह, वो काम में लेते हैं क्या? स्टेथोस्कोप। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर ये। क्वेश्चन नंबर देखो 78, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये सोनार का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रीट के अंदर पूछा हुआ है। ये जो सोनार है, सोनार का उपयोग करते हैं अपन जैसे पनडुब्बियों की जांच करने के लिए, या जो अपनी पनडुब्बियाँ हैं उनकी स्थिति के लिए, वेग की जांच करने के लिए, या खनिज पदार्थों की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं अपन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको आप। क्वेश्चन नंबर चलते अपन 79 के अंदर कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन नापने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? स्ट्रोबोस्कोप एक होता है उपकरण, उसको काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये करते हैं अपन एक्स किरण के लिए काम में लेते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही सही नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियाँ होती है, उसका प्रयोग करते हैं। और कुछ क्वेश्चन आएंगे समझाने लायक, मैं समझाऊंगा आपको, वीडियो को छोड़ना नहीं, पूरा देखें 100 क्वेश्चनों को, एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक रहेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है 82 कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई है वो होती है आपके डायोप्टर। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको याद रखो कि लेंस की जो शक्ति है उसका मात्रक एसआई पद्धति में डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 83 ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो व्युत्पन्न परिणाम जो है वो द्रव्यमान क्या एक मूल राशि होती है, व्युत्पन्न नहीं की गई है, तो ये मूल राशि है। बाकी घनत्व, आयतन, चाल वगैरह सब क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ये आप याद रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो देखो न्यूटन मीटर, आप इन चारों ऑप्शनों को देखो, ऑप्शन में देखने से आपको पता बल की जो बल का मात्रक है वो क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो आपको यहीं से डायरेक्ट पता चल गया है कि बल के मात्रक क्या न्यूटन मीटर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ए हो गया। बाकी इसे आपको मतलब ही नहीं है दूसरों को देखने से। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा गिर सके? अभी इसका अलग से रीजन तो बताऊंगा मैं आपको कि 45 डिग्री पे क्यों मारते हैं, थोड़ा सा बड़ा मैटर है, कैसे समझाऊंगा कभी आपको मैं इसके बारे में। तो क्रिकेट की गेंद को आप डायरेक्ट याद रखो, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखो 45 डिग्री के कोण पे मारेंगे तो अधिकतम दूरी पे जाके गिरेगी। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है इनमें से क्या है? पारा है आपका। क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर देखो, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो यह जो मैंने अब इसके पहले एक जगह बताया था आपको, F-32/180 बराबर C/100, उससे आप याद रख सकते हो। तो वहाँ से आप इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो आप निकालोगे 160 डिग्री आएगा, यहाँ पे आपका आंसर हल कर लेना आप। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको याद रखना, ये नहीं बताया मैंने वहाँ पे। ये 273 डिग्री केल्विन जो है ना सेल्सियस पैमाना, और इसके अंदर 273 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होता है? अंतर होता है। तो आप क्या करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, जैसे 300 केल्विन दे रखा है, तो इस 300 में से क्या करोगे आप? 273 को घटा दो, तो क्या आ जाएगा आपका? ये सेल्सियस डिग्री के अंदर मान आ जाएगा। तो 300 में से आप अगर 73 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 7 और 20 इधर बच गए, तो कितना हो गया? 27 बच गए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे आता है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें आता है आपका ऑप्शन नंबर, कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह आता सोनार। मैंने अभी बताया था आपको कि ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए ऋजु रेखन में सोनार का उपयोग करते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो होती है आपकी सोनोग्राफी, डायरेक्ट याद रखोगे आप इसको। वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? देखो ये मैंने भी आपको वहाँ पे ट्रिक बताई थी। तो वैसे ये अवतल आता है, लेकिन ऑप्शन से करना, अगर अवतल भी आ गया, अगर अवतल आता है और अगर परावलयिक नहीं आता तो अवतल करना है, अवतल भी आता है और परावलयिक भी आता है, तब आपको क्या करना? परावलयिक करना है क्वेश्चन के अंदर। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 92। इसमें आता है, जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी?
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना आपको कि जब कोई वस्तु समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो समांतर समतल दर्पण के बीच में अगर रखेंगे, जैसे इस प्रकार से समांतर है, तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। और जब अगर कोण 0 डिग्री का, मतलब इस प्रकार से समांतर अगर अपन रखते हैं तो कोण 0 डिग्री का बनेगा। जब कोण 0 डिग्री का बनेगा तो 360 में अगर मैं 0 का भाग लगाऊंगा, तो 0 का अगर मैं किसी भी संख्या में भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा? ये अनंत बार भाग जाएगा। तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे आपके? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे 0 डिग्री पर रखने पर। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 93। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। दूरदृष्टि का मतलब जो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अब ये निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, इसलिए आ जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु को साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। चलते क्वेश्चन नंबर अपन आगे कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की जो गति है वो कांच जो होता है उसमें क्या होती है? हमेशा न्यूनतम होती है। निर्वात में, जल में, वायु में उसकी थोड़ी सी गति अच्छी होती, तेज होती, कांच के अंदर सबसे कम गति होती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 96। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि जो है वो किससे की जाती है? तो विकिरण की कण प्रकृति की जो पुष्टि वो प्रकाश का जो द्वैत प्रभाव है उससे की जाती है। 11th क्लास में आता है ये फिजिक्स में। प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति का होता है ना, कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति। ये कण और इसकी प्रकृति का किससे पता चलता है? द्वैत प्रकाश के विद्युत प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर दे रखा आपको 97। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो विद्युत का मंद चालक जो है वो सिलीनियम नहीं, इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 98 देख लो, 3 क्वेश्चन और बच गए आपके। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध है वो दाब के स्वतंत्र होता है, ये डायरेक्ट याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो ये देखो, चुंबक जो है, बुलाने की जो घंटी होती है उसमें चुंबक का प्रयोग होता है। मशीन धोने की मशीन, वो जो धुलाई मशीन होती है कपड़े वगैरह, उसमें भी चुंबक होती है। पंखे में भी चुंबक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा आपका? उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी। तो सभी सही है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 100 दे रखा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग करते हैं हम, वो किसके लिए करते हैं हम? इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंदक के लिए क्या करते हैं अपन? भारी जल का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपकी महत्वपूर्ण राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।